हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 31 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आज नेशनल यूनिटी डे है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। ये लौह पुरुष जिन्हें बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उनकी पिक्चर है। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी थे भारत की। ये जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हुई थी, भारत की आज़ादी के बाद। तो ये बेसिक आपको एक आइडिया होना चाहिए कब से कब तक ये जीवित रहे थे। तो नेशनल यूनिटी डे इनकी याद में मनाया जाता है। इनका जन्म आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। तो अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके संबंध में। भारत को यूनाइट करने का काम किया था। तकरीबन 550 प्रिंसली स्टेट थी, तब उनको सबको साथ लेकर के भारत को यूनाइट किया। भारत एक देश बना। इतनी सारी विभिन्न विभिन्न चीज़ें हैं, मतलब आपको पता है, धर्म, जाति, कई सारे समुदाय, तो उन सबको साथ लेकर के आए ये और एक देश बनाने का, जोड़ने का काम किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके संबंध में जानना। तो कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली बात, भारत का बिस्मार्क कहा जाता था, इसीलिए भारत को जोड़ने का काम किया इन्होंने। सारी की सारी और जो पिछली स्टेट थे, सारे के सारे एरियाज थे, उनको ऑर्गेनाइज करने का, यूनाइट करने का काम किया। तो उनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह के चलते महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि भी दी गई इन्हें। सरदार किसको बोला जाता है एक्चुअली? बेसिकली जो पुराने टाइम हुआ करते थे वहाँ पर लीडर जो होता था उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इसी प्रकार का इन्होंने काम किया था कि लीडरशिप दी थी, बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप, जो कि पूरे देश को लीड कर रहे थे ये। क्योंकि इतने सारे लोगों को जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आप कितने, मतलब विभिन्न विभिन्न लोगों को जोड़ रहे हो, विभिन्न स्टेट्स को जोड़ रहे हो, जो कि आपसे विरोधी विचारधारा भी रखती हैं। तो इनको सरदार की उपाधि भी दी गई महिलाओं के द्वारा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप नोट कर लीजिएगा इनके बारे में। अब देखते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहला न्यूज़ आइटम है यहाँ पे, नीस में घटना हुई है। ये फ्रांस के अंदर नीस एक जगह है, तो वहाँ पे कुछ लोगों को मार दिया गया चर्च के अंदर घुस करके। तो ये अब इसका विरोध चल रहा है। कुछ कंट्रीज जो है, इस्लामिक कंट्रीज कुछ हैं जो कि इसका विरोध कर रही हैं, जो घटना फ्रांस के अंदर हुई है। लेकिन कुछ अलग ही राह पर चल रही है, पाकिस्तान, टर्की जैसी कंट्रीज हैं, क्योंकि थोड़े से कड़ी एक्शंस लिए हैं फ्रांस ने कुछ बीते वर्षों में इस्लाम धर्म को लेकर के। तो वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नीस जो शहर है वहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ है। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रो, पता होना चाहिए, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति थी फ्रांसीसी। यहाँ से हमने अपने संविधान में कुछ 3 शब्द लिए हैं। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो कौन से 3 शब्द लिए हैं हमने फ्रांसीसी क्रांति से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 2010 में एक बहुत ही कड़ा एक्शन लिया गया फ्रांस में, बुर्का को बैन कर दिया गया। तब से ज़्यादा ही घटनाएं हो रही हैं वहाँ पे, इस प्रकार के जो अटैक होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा एक किसी का इनके जो धार्मिक, इनके जो मुस्लिम समुदाय है, इनके धर्म संबंधी कुछ एक चित्र बना दिया था फ्रांस के अंदर, तभी भी कुछ ऐसी घटना हुई थी। तो ये सारी की सारी घटनाएं 2010 के बाद ज़्यादा तूल पकड़ गई, क्योंकि इस प्रकार के कड़े एक्शन फ्रांस ने लेना चालू कर दिया। तो अब इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि सऊदी अरब तो इस हमले की आलोचना कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान, टर्की व अन्य इस्लामिक देश हैं वो इसको अलग ही एंगल दे रहे हैं। ये जो घटना हुई है वहाँ पे, वो थोड़ा सा अलग अपने विचार रख रहे हैं, थोड़ी विरोधी एक भावना रख रहे हैं फ्रांस के प्रति, कि इस प्रकार के जो एक्शन फ्रांस के द्वारा लिए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब मैं आपको इसका मैप भी दिखा देता हूँ। तो ये है फ्रांस, ये फ्रांस देश है, यहाँ पे इसकी कैपिटल है ये। और यहाँ पे जर्मनी एक देश है जो कि इससे इसकी कैपिटल लगती है। लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, इटली से भी इसकी कैपिटल लगती है, और स्पेन से भी इसकी कैपिटल लगती है यहाँ पे। तो ये अटलांटिक ओशियन हो जाता है यहाँ पे। फिर इंग्लिश चैनल तैर के पार किया जाता है, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है। तो ये यहाँ पे ये यूके और फ्रांस के बीच में होता है इंग्लिश चैनल। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो एक और चीज़ निकल के आती है, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के ऊपर कई बार प्रश्न पूछा गए हैं। तो सेक्युलरिज्म भारत के अंदर भी है और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी है। तो भारत के अंदर जो सेक्युलरिज्म बताया जाता है वो एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बताया जाता है, जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे एक प्रकार से उसे नेगेटिव सेक्युलरिज्म, वो किस वे में बोला जाता है कि वहाँ पे धर्म
और राजनीति प्रशासन, ये दोनों ही बिल्कुल सेपरेट है। ये एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ना ही कोई सपोर्ट करते हैं। भारत के अंदर राजनीति धर्म से प्रभावित होती है, प्लस राजनीति भी धर्म को प्रभावित करती है, तो ये दोनों ही चीज़ देखी जाती है। तो ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि भारत में भारत सरकार हज के लिए असिस्टेंस देती है, कई सारे मंदिरों के लिए असिस्टेंस देती है, मंदिर निर्माण के लिए काम मतलब अपना असिस्टेंस देती है, वहाँ पे मतलब सहायता देती है, फंडिंग को लेकर के सहायता देती है। लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यहाँ पे इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती है। सब अपना अपना, जो धार्मिक लोग हैं वो अपना काम करते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम करता है, कोई किसी के भी उस काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन 2010 में फ्रांस ने कुछ अलग एक एक्शन अपनाया, वहाँ पे उसने थोड़े से जो धार्मिक जो चीज़ें हैं उसमें जाकर के बुर्का को बैन कर दिया। तो ये एक अलग तरीके कॉन्सेप्ट देखने को मिला फ्रांस के अंदर। तो तब से ये सारी की सारी चीज़ें चली आई आगे। अभी ये हमले होते जा रहे हैं, इस प्रकार के अटैक हो रहे हैं ये अभी, क्योंकि एक टीचर के द्वारा भी एक इसी प्रकार की एक पिक्चर दिखाई गई थी उनके धर्म संबंधी किसी गुरु की। तो वहाँ से सारे के सारे ये मुद्दे चले आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए सेकुलरिज्म को लेकर के क्या क्या बात चलती है दुनिया के अंदर, और भारत के अंदर क्या स्थिति है सेकुलरिज्म को लेकर। तो भारत एक सेकुलर कंट्री है, सभी धर्म अपने अपने अच्छे से एंजॉय करते हैं। आपको पता है संविधान में भी इसके लिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जो कि आप धार्मिक स्वतंत्रता अपनी जी सकते हो भारत के अंदर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत संविधान भी आपको ये हक देता है। तो देखते हैं आगे पेज नंबर उन पर बात की जा रही है। भारतीय नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल का एक सफल परीक्षण कर लिया है बंगाल की खाड़ी में। तो ये है गाइडेड मिसाइल कार्वेट INS कोरा, इससे इसने किया है ये सफल परीक्षण। क्या है? गाइडेड मिसाइल कार्वेट INS कोरा से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, सफल हुआ है, जो कि ये बंगाल की खाड़ी में किया गया है इस प्रकार का परीक्षण। तो ये आपको एक आइडिया इसका होना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। पेज नंबर में बात की जा रही है कि बुजुर्गों को कोरोना से बचा सकता है BCG का टीका। ये ICMR ने एक स्टडी की है, तो उसमें उसने पता किया है। तो यहाँ पे बुजुर्गों के लिए कोविड-19 से बचाने के लिए BCG का टीका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात निकल के सामने आ रही है। BCG का फुल फॉर्म है बेसिलस कैलमेट गुएरिन, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। कमेंट बॉक्स में ये बताइए BCG का टीका किस बीमारी के लिए दिया जाता है। तो ICMR ने इस प्रकार की बात बताई है क्योंकि इसने कुछ इस पर रिसर्च किया। ICMR एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर, टॉप ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल फील्ड में। तो इस टीके का प्रयोग नवजातों के लिए किया जाता था पहले। BCG आपने नाम सुना होगा, BCG का टीका जो बच्चों में लगाया जाता है, जो हालिया जो मतलब जो बच्चे होते थे 1 साल के 1.5 साल के, उसमें उनमें BCG का टीका लगाया जाता था। तो आपको ये बताना है कि BCG का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता था, ये आपको नाम याद रखना है, बेसिलस कैलमेट गुएरिन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे सैटेलाइट डील गलत तरीके से रद्द करने का आरोप लगाया है USA ने। तो यहाँ पे ये जो इसरो है, इसकी वाणिज्यिक शाखा का नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। वाणिज्यिक शाखा मतलब जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज करती है। जैसे कि अमेरिका ने बोला कि आप हमारे सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, तो वो कुछ पैसे देगा इसरो को और इसरो उनकी सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है उसका नाम क्या है, तो वो है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है ये जो इसरो है, क्योंकि कई सारे अच्छे काम कर रही है इसरो भारत के अंदर, जबकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा कर रही है इसरो भारत के अंदर। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सऊदी अरब के नए बैंक नोट में सुधार करने को कहा है भारत ने। भारत ने कुछ आपत्ति जताई यहाँ पे। ये 20 का एक नोट, वहाँ की जो मुद्रा है, सबसे पहले सऊदी अरब की आप मुद्रा का नाम बताइए, क्या है वहाँ की मुद्रा, और उनकी कैपिटल का नाम क्या है सऊदी अरब की, ये बताइए आप। तो 20 का नया नोट छापा है, जिसपे कि दुनिया का उन्होंने मैप दिया है उस नोट पे। तो उसमें क्या किया है कि जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वो उन्होंने पूरा का पूरा पाकिस्तान में दिखा दिया है वो एरिया उन्होंने। तो भारत ने इस पर आपत्ति जताई है कि आप इसको बदलिए। तो ये यहाँ पे एक बात की जा रही है। तो आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा और मेरे को क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। इसकी मुद्रा का नाम क्या है, इसकी कैपिटल का नाम क्या है सऊदी अरब की। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इजराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया के दूत की याद में रोशन राबिन स्क्वायर तेल अवीव के अंदर है, इजराइल के अंदर। तो हम देख लेते हैं इसका एक ज्योग्राफिकल मैप भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाती हैं चीज़ें। इजराइल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो ये है इजराइल, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है जो कि इजराइल से लगता है। इजराइल से जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो है जॉर्डन है, यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे लेबनान है, और ये है फिर इजिप्ट। तो ये देश हैं जो इजराइल से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इजराइल के अंदर पैलेस्तीन और इजराइल को लेकर के विवाद चलता रहता है, आपको पता है। तो अब दो जो एरियाज हैं, गाजा स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक। अब जो पैलेस्टाइन जो लोग हैं, पैलेस्तीन जो लोग हैं, फलस्तीन जिन्हें बोलते हैं हम, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों लोग रह गए हैं सिकुड़ करके। पूरा एरिया
जो ज्यूज हैं इन्होंने कब्जा कर लिया है इसराइल के अंदर। तो वेस्ट बैंक में वहाँ पे दो दल हैं। तो वेस्ट बैंक में जो है, जो फतेह है, इनका नाम आता है पूछने को, कई बार पूछा गया। फतेह जो है एक मॉडरेट टाइप का ग्रुप है जो कि वेस्ट बैंक में पाए जाते हैं, जो कि अपनी आवाज़ उठाते हैं इनके खिलाफ। गाजा स्ट्रिप के अंदर है हमास लोग एक तरीके से रेडिकल लोग हैं, मतलब जो आपको लगता है उग्रवादी टाइप लोग हैं। और वेस्ट बैंक के अंदर जो फतेह लोग हैं वो नरम दल टाइप लोग हैं। तो ये अपनी अपनी बातें उठाते हैं। इनका मुद्दा वही है कि आपने किस प्रकार से हमारे हकों का हनन किया है, मतलब जो पैलेस्टाइन जो लोग थे वहाँ के। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अपनी उठाते रहते हैं। प्लस ये डेड सी हो जाता है मृत सागर, ये जो कि इसराइल और जॉर्डन के बीच में कई बार पूछा गया है मृत सागर के बारे में। यहाँ पे इसराइल में आपको बता ही चुका हूँ, इसराइल का एक गोलन हाइट वाला एरिया है। गोलन हाइट एरिया को भी अब इसराइल ने, सीरिया का एरिया था गोलन हाइट, जिसे कि इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है इसके बारे में। लेबनान काफ़ी चर्चा में रहा था, यहाँ पे अभी कुछ घटनाएं हो गई थी। लेबनान की कैपिटल बेरूत आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सीरिया की कैपिटल दमाकश है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। अब देखिए आप इंटरेस्टिंग चीज़ें, 1947 का ये मैप है पैलेस्टाइन का। ये देखिए पूरा का पूरा पार्ट पैलेस्टीन का है। ये ग्रीन एरिया जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पैलेस्टीन है। वाइट स्पॉट है ये इसराइल वाला जो एरिया है। देखिए अब 1947 यूएन प्लान आता है, कितना और कम हो जाता है यहाँ पे ये ग्रीन वाला पार्ट, यानी कि पैलेस्टाइन और सिकुड़ गया। फिर देखिए आप ये 1949 1967 वाला पार्ट केवल यहाँ पे और यहाँ रह गया है ये पैलेस्टाइन वाला एरिया। और अब तो केवल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर ही रह गया है, पूरा का पूरा साफ हो गया, यानी कि पूरा ज्यूज ने कब्जा कर लिया। इसराइल वाला एरिया पूरा का पूरा ये बन गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो बॉर्डर शेयर करते हैं गोलन हाइट वाला एरिया है, जो कि अब इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। इसराइल कहता है कि ये हमारा पार्ट है। इजिप्ट से यहाँ पे बॉर्डर हो गया, इसका जॉर्डन से बॉर्डर हो गया, ये ऊपर लेबनान हो जाता है यहाँ पे। तो ये हाइफा एक इंपॉर्टेंट सिटी है, कई बार ये इवेंट इसके रहे थे पुराने हिस्टोरिकल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसराइल के अंदर ये सिटी हाइफा जो है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पैलेस्टाइन इसराइल किस प्रकार से विवादित रहती हैं, क्या क्या विवाद इनके बीच चलते रहते हैं, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। ये पेज नंबर 9 में बात की जा रही है, आलू के संबंध में बात की गई है। आलू प्याज की महंगाई बरकरार है, ये बात की जा रही है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। केंद्रीय सरकार 2020 के बजट में आलू प्याज टमाटर हेतु एक पोर्टल लेकर आई थी। सबसे पहले तो उन्होंने आलू प्याज टमाटर को बोला क्या था, एक नाम दिया था उनको, टॉप्स। टॉप्स क्या होता है, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। तो ये टॉप नाम याद रखिएगा, 2020 के बजट में बोला था। अब इन तीनों को लेकर के एक पोर्टल लेके आई थी केंद्र सरकार, इसका नाम था मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल, MIEWS। ये क्या काम करता है, यदि इन तीनों की यानी टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, इनकी प्राइसेस ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं तो ये जो पोर्टल है, ये वार्निंग सिस्टम है, एक वार्निंग देगा सरकार को कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे ताकि ये चीज़ें बैलेंस रहें, मेंटेन रहें। तो ये मॉनिटरिंग करता है, रियल टाइम प्राइस मॉनिटरिंग करता है ये जो पोर्टल है। तो सरकार को ये अलर्ट दे देता है और सरकार इसमें हस्तक्षेप अपना करती है ऑपरेशन ग्रीन के तहत। तो ऑपरेशन ग्रीन के तहत इस प्रकार का काम किया जाता है ताकि इसकी प्राइसेस ज़्यादा शूटअप ना हो जाएं, लोगों को महंगाई का सामना ना करना पड़े, और ज़्यादा कम भी ना हो जाए ताकि किसानों को नुकसान हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। पेज नंबर आने बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका एक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा। तो केंद्र का राजकोषीय घाटा अनुमान से ज़्यादा बता रहा है यहाँ पे, पिछले 6 महीने के नतीजे बता रहे हैं ये। तो कैग ने ये बात बोली है, कैग अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच संविधान में आता है, भाग 5 का हिस्सा है कैग। तो केंद्र का राजकोषीय घाटा अनुमान से ज़्यादा है, ये बता रहे हैं यहाँ पे कैग। अब राजकोषीय घाटा संबंधी एक एक्ट आता है, FRBM एक्ट, यानी कि फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, 2003 में ये एक्ट आया था। ये बात बोलता है कि सरकार को अपना राजकोषीय घाटा GDP का 3% तक मेंटेन करना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये GDP का 3%, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो ये बताया था FRBM एक्ट के तहत कि राजकोषीय घाटा GDP का 3% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट सरकारें मानती नहीं है, खर्चे किए बना, तो ये बढ़ता ही जाता है ये घाटा। और चीज़ें हम देख लेते हैं अभी। तो इंपॉर्टेंट है, 2 पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो हम बात कर रहे हैं अभी, वो कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी सरकार के कंट्रोल में रहती है। यहाँ पे क्या बढ़ाती है, या तो अपने खर्चे बढ़ाती है या टैक्स की जो दर है उनको लेकर बदलाव करती रहती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया जाता है, कोई स्पेसिफिक ऐसा टारगेट नहीं है। यहाँ पे साइड इफेक्ट जो होते हैं गवर्नमेंट बजट को लेकर के होते हैं, बोरोइंग के लेकर के होते हैं फिस्कल पॉलिसीज में। और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन है, यानी कि चेंजेस करना, टैक्सेस को बदलाव करना, ये सारे के सारे काम सरकार के रहते हैं।
मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इंटरेस्ट जो रेट होती है उसको लेकर के काम करती है, मनी सप्लाई कैसे रहनी है मार्केट में उसको लेकर के काम करती है। एमपीसी इसके लिए बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसमें आप कितने सदस्य होते हैं ये मेरे को बताइए, इसमें कितने सदस्य होते हैं एमपीसी के अंदर। ये सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा सेटअप की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका टारगेट इन्फ्लेशन है 2 से लेके और 6% के बीच में, आपको पता है मेंटेन करना होता है इनको। इसके साइड इफेक्ट एक्सचेंज रेट को लेके, हाउसिंग मार्केट को लेकर के रहते हैं कि कितनी इंटरेस्ट रहेगी लोन लेते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब जो मनी की सप्लाई है मार्केट के अंदर उसको मैनेज करने का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी। और ये इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहता है कोई ज़्यादा, तो ये अपने काम को लेके इंडिपेंडेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है और फिजिकल पॉलिसी सरकार के द्वारा इसमें काम किया जाता है। ये आप देख सकते हैं फिजिकल पॉलिसी का एक चार्ट है यहाँ बड़ा ही खूबसूरत, इसके ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताया है कि फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है राजकोषीय जो नीति होती है, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाना होता है और विकास यानी कि आर्थिक विकास करना इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, उद्देश्य रहता है फिजिकल पॉलिसी का। दूसरा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाना। तीसरा है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे से बढ़ाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और चौथा है इक्वलिटी मेंटेन करना प्राइसेस को लेके और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब ट्रेड हम करते हैं दूसरे देशों से तो वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आती है, उसको मेंटेन करना। और जो प्राइस लेवल्स हैं उसकी जो इक्वलिटी है उसको भी मेंटेन करना है, ऐसा ना हो कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाए किसी चीज़ को लेकर के। तो ये इसके 4 बेसिक ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं फिजिकल पॉलिसी के। अब टूल क्या क्या इस्तेमाल करती है फिजिकल पॉलिसी में, एक तो टैक्सेशन को लेकर, टैक्सेशन कम ज़्यादा करना, ये जैसे कि जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल पॉलिसी को डील करने के लिए। दूसरा है पब्लिक स्पेंडिंग, यानी कि सरकार खर्चे बढ़ा देती है अपने, ये भी फिजिकल पॉलिसी के तहत एक टूल है। तो इस औजार का, इस टूल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सब्सिडी दे देना। आपको पता कोविड-19 के दौरान बहुत अच्छी खासी सब्सिडी दी है लोगों को, फ्री में अनाज दे देना, कई सारी फैसिलिटीज देना। ट्रांसफर पेमेंट यानी कि जो पेंशन दी जाती है लोगों को, ये पब्लिक स्पेंडिंग में ही आती है। वेलफेयर के काम किए जाते हैं, कई सारे पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे वगैरह इस प्रकार के प्रोजेक्ट लगाना, ताकि लोगों के पास पैसा आए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये 2 टूल हैं इसके, एक तो टैक्सेशन को लेके और एक पब्लिक स्पेंडिंग को लेके। ये जो फिजिकल पॉलिसी है इसको निर्धारित किया जाता है। अब इसमें 2 प्रकार के टाइप्स हैं, या तो आप एक्सपेंशनरी करोगे यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओगे, या इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करोगे, तो दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी। तो 2 प्रकार के यहाँ पे टाइप्स हैं इसके, कि इसके तहत क्या किया जाएगा। यदि इकोनॉमी स्लो चल रही है तो उसमें ग्रोथ लाने के लिए एक्सपेंशनरी टाइप हो गया, तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि अपना जो खर्च है यानी सरकार अपना इंक्रीज करेगी, स्पेंडिंग खर्चा बढ़ाएगी और टैक्सेस को कम कर देगी। ठीक उसी प्रकार इसके अपोजिट कॉन्ट्रैक्शनरी में कर देगी वो, कि टैक्सेस को ज़्यादा बढ़ा देगी ताकि लोग कम चीज़ें खरीदें। मतलब एक प्रकार से ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि जब इस प्रकार के मेजर भी सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तो 2 टाइप्स हो गए इसके ये। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट होता है कि जब सरकार अपना जो खर्चा है, अपनी स्पेंडिंग ज़्यादा कर देती है अपनी अर्निंग से। जब सरकार जो खर्चा है अपनी अर्निंग से ज़्यादा कर देगी तो वो हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट। इसका ठीक अपोजिट होता है फिजिकल सरप्लस, यानी कि सरकार अपनी स्पेंडिंग कम करती है आमदनी से, तो हो जाता है फिजिकल सरप्लस। अब इसको बेसिक टर्म में आपको समझा देता हूँ। फिजिकल डेफिसिट एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये है, सपोज कि आपको 100 रुपये की आमदनी होती है हर महीने, तो अब चल रहा है अक्टूबर का महीना, आपको पता था कि आपकी 100 रुपये की आमदनी होगी, लेकिन आपने क्या किया कि आपने एक 150 रुपये का पेन खरीद लिया, राइट। अब ये 150 रुपये का आपने पेन खरीदा है, आपकी आमदनी कितने रुपए की है? 100 रुपये की है। तो ये 50 रुपये का आप करोगे क्या, कहाँ से लाओगे? तो आप किसी ना किसी से इसको बोरो करोगे। तो ये जो आप बोरो कर रहे हो ये आपका क्या हो जाएगा? फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा ये आपका। इट मीन्स कि आपके पास आमदनी 100 रुपये की, आपने खर्चा कर दिया 150 रुपया, तो ये क्या हो गया? फिजिकल डेफिसिट हो गया 50 रुपये का, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं था, ये 150 रुपये, लेकिन आपने खर्चा कर दिया। तो इसी प्रकार से फिजिकल जो डेफिसिट है ये बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने में ज़्यादा क्यों रहा है, क्योंकि सरकार के पास इनकम तो आ ही नहीं रही थी। आपको पता है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद पड़ी थी, इनकम जो टैक्सेस की फॉर्म में आती है सरकार के पास वो कुछ भी नहीं आ रही थी। बट सरकार को स्पेंडिंग करनी थी, कई सारे प्रोग्राम चला रही थी सरकार, अनाज दे रही थी लोगों को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही थी सरकार, बेसिक चीज़ों को प्रोवाइड करा रही थी सरकार वहाँ पे अपने। तो ये सारे के सारे खर्चे चल रहे थे, लेकिन इनकम उसकी हो नहीं रही थी। इसीलिए राजकोषीय घाटा जो बता रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया सरकार का पिछले 6 महीने में। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इस प्रकार का सिनेरियो आपको समझ में आया होगा इसके अनुसार। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है बिरला कलेंगे बिरला, यानी कि ओम बिरला जी जो हैं,
तो ये करेंगे वर्चुअल सत्र में शिष्टमंडल का नेतृत्व। किसकी बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आईपीयू की बात। आईपीयू का है अंतर संसदीय संघ, इंटरनेशनल संघ है, ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है आईपीयू। तो इसका 206वां सत्र होगा, 2020 में इसका आयोजन होगा नवंबर में। इसका गठन देख लेते हैं, 1889 में हुआ था और जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा किस देश के अंदर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 178 देश हैं इसके, किसके? आईपीयू के। तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि आईपीयू क्या है। तो ये एक्चुअली जो देश हैं जो संसदीय प्रणाली को अपनाते हैं उनका एक संघ है, ताकि इसको और प्रमोट किया जाए। यहाँ पे चर्चाएं होती हैं इस प्रकार के जो ग्रुप हैं। तो ये एक ऐसा संघ है कि जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम जो है उसको और प्रमोट करने की बात चलती है। तो ये है आईपीयू। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। अभी टर्की के अंदर एक विनाशकारी भूकंप आया है, तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं उससे संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। टर्की में भूकंप ने तबाही मचा दी है। इसका एपिक सेंटर जो बताया गया वो बताया गया एजियन सी। तो हम देखेंगे अभी मैप के अंदर कहाँ पे एजियन सी। इसका रिएक्टर स्केल बताया गया 6.6, तो मतलब इसने काफ़ी तबाही मचाई है। टर्की की राजधानी का नाम अंकारा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ के प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, इनका नाम है रेसिप तैयब एर्दोगन। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टर्की नाटो का मेंबर भी है। एशिया और यूरोप के बीच में आता है ये यहाँ पे एक तरीके से बाउंड्री शेयर करता है। ये है ग्रीस, और जो एजेंसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे है। तो इजमिर शहर है, तीसरा बड़ा शहर है टर्की का। यहाँ पे ये भूकंप आया है, तबाही मचा दी है। इसका कुछ प्रभाव ग्रीस के अंदर भी हुआ है, लेकिन वो न्यूज़ में कवर नहीं किया गया है। ये जो राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है। तो एजियन सी ये वाला पार्ट है। आपसे पूछा जा सकता है एजियन सी कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं ग्रीस और टर्की के बीच में है एजियन सी। तो इस वाले ये जो एपिक सेंटर था इस भूकंप का, यहाँ से निकला है ये, और इस एरिया में तबाही मचाई है और यहाँ पे तबाही मचाई है इसने। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नीचे मेडिटेरेनियन सी है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। टर्की की मैं आपको अंकारा बता ही चुका हूँ, ये इसकी कैपिटल है। देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो आबादी लौटाने की पहल की जा रही है इटली के एक सिसिली द्वीप है इटली का। तो यहाँ पे 87 रुपये में आपको घर मिल रहा है। बड़ी ही खूबसूरत बात है। 87 रुपये में आज खाना नहीं मिलता है एक समय का, तो वहाँ पे आपको घर मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है, समझ सकते हैं आप। तो सिसिली एक द्वीप है इटली का, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब सिसिली द्वीप पे सबसे फेमस चीज़ क्या है? माउंट एटना एक एक्टिव ज्वालामुखी। ये कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि माउंट एटना एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? सिसिली में स्थित है। ये द्वीप इटली का भाग है। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है ये सिसिली द्वीप जो है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इटली का द्वीप है ये। इसकी अब मैप की लोकेशन देख लेते हैं हम। तो ये देख सकते हैं आप, ये बात की जा रही है सिसिली द्वीप की। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि, और ये पूरा का पूरा जो मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया हो जाता है, ये इटली का ही पार्ट है। सिसिली द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है मेडिटेरेनियन सी के अंदर। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इतना सस्ता जो घर मिल रहा है आप ले सकते हैं वहाँ पे जा करके। तो इस एरिया की ये बात चल रही है, तो आपको लोकेशन का आइडिया होना चाहिए कहाँ पे है सिसिली द्वीप। मेडिटेरेनियन सी के अंदर है ये। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे विचार अपने कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। यदि कोई आप सुझाव देना चाहते हैं मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।